Good morning, students, and welcome to our session of Daily The Hindu News Analysis. So, let's move on to the first news article. And today's class would be a lengthier one क्योंकि आज काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं न्यूज़पेपर में जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है इम्पॉर्टेंट रहेंगे. So, let's speed up the things. So, first is related to the finally, central government has intervened, right? And Prime Minister reach out to the student and Wangchuk ends the fast. तो finally क्या है the protest का जो है वन फेज हम कह सकते हैं हैज एंडेड विद द एंडिंग ऑफ द हंगर स्ट्राइक जो कि सोनम वांगचुक जिस पे बैठे थे राइट. तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि क्या हुआ है. सो कैसे हुआ एवरीथिंग व्हाट द थिंग्स हैज अनफोल्डेड इन व्हाट वे. तो देखते हैं इन इंस्टाग्राम पोस्ट तो गवर्नमेंट ने हैड मेड श्योर दैट नीट पेपर लीक पे डिस्कशन होगा इन द कैबिनेट मीटिंग जो इस फ्राइडे को होने वाली है. एंड पार्लियामेंट में एक बिल भी आएगा विद इन द नेक्स्ट वीक टू लाइक कि व्हाट वुड बी डन फॉर द थिंग्स की जब कोई पेपर लीक होता है तो उससे रिलेटेड कैसे चीजों को हैंडल किया जाएगा उसके रिलेटेड क्या है पार्लियामेंट में एक बिल लाने की भी बात करी जा रही है. सो दिस एश्योरेंस हैज बीन गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री राइट. एंड देन उसके बाद क्या हुआ टू यूनियन मिनिस्टर वेंट टू मीट सोनम वांगचुक एंड उनको क्या है उनका फास्ट क्या है तुड़वाया वहां पे राइट. तो दे हैव एश्योर्ड कि क्या है प्रॉपर एक्शंस वुड बी टेकन फॉर द फैमिलीज ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके बच्चों ने क्या है सुसाइड किया है ड्यू टू दिस पेपर लीक एंड एवरीथिंग. तो उसके ऊपर भी है गवर्नमेंट जो क्या है जो रेलिवेंट एक्शन है जो रेलिवेंट कॉम्पनसेशन बनता है उसकी बात गवर्नमेंट ने करी है राइट. सो ऑल्सो अनदर थिंग जो पार्लियामेंट में कल प्राइम मिनिस्टर ने बोली थी. तो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू स्विफ्टली हैंडल द केसेस ऑफ पेपर लीक. तो किस चीज की बात करी गई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. तो उन्होंने बोला सेपरेट फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए जाएंगे जो कि बेसिकली हैंडल करेंगे सारे केसेस जो पेपर लीक से रिलेटेड है. फर्दर हम न्यूज़पेपर में देखेंगे 2000 आई थिंक 7 के कुछ पेपर लीक के कैट के पेपर लीक के केसेस अभी भी चल रहे हैं. तो दैट शोज कि व्हाट इज द नीड ऑफ आर वी नीड अ स्ट्रिंजेंट लॉ. पहले तो एक स्ट्रिंजेंट लॉ चाहिए टू एंश्योर कि पेपर लीक्स ना हो. फिर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए एंड इन केस देयर आर इंसिडेंसेस ऑफ पेपर लीक तो उसके लिए क्या प्रॉपर जो है जुडिशियल एक्शन होना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए. उसी की बात प्राइम मिनिस्टर ने करी है. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो this is a welcome step when government is saying that they are going to bring a bill to address this thing. So this is a welcome step. So let's see in the upcoming days कि parliament में कौन सा bill आता है और कितने stringent provisions उसमें mentioned है. ये तो अभी देखने वाली बात है future में. But अभी like क्या है a hope has been generated by the statement of the prime minister. So let's hope कि ये सिर्फ बातें ही नहीं हो. Okay. Let's move on to the next news, which is very important from the international affairs, and it is related to the ongoing Iran and US crisis. तो ऑलरेडी भी कल हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट हैज ईरान यूएसए हैज वार्नड कि इट विल अटैक द पावर प्लांट्स ऑफ ईरान. तो ये उसने बोला कि हम आपके पावर प्लांट्स पे अटैक करेंगे अगर आप अब आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी शिप पे अटैक किया. इन रिटेलिएशन ईरान ने क्या बोला. ईरान ने खुद से तो नहीं बोला बट इट इज गाइडिंग इट्स बैक द ग्रुप विच इज हाउदीज. तो हाउदीज क्या है ईरान के बिहाफ पे बोल रहे हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो वी विल व्हाट अटैक द शिप्स इन द we have discussed which area. They are saying that they will block now Bab el Mandeb. तो ये अनदर चोक पॉइंट है जिसके बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी राइट. तो दिट इज अगेन टॉकिंग अबाउट दैट थिंग ओनली. इन एन एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन वेस्ट एशिया द हाउदीज व्हिच आर ईरान's allies in Yemen said they attacked two Saudi Arabia flagged tankers in the Red Sea. तो चलो स्टार्ट होगी वही चीज जिसकी डर था कि ये नहीं होना चाहिए. रेड सी के आसपास जो ये एरिया है इसमें क्या है कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिकॉज
एक चोक पॉइंट तो आपने ब्लॉक कर रखा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी, अब दूसरे चोक पॉइंट को भी जो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इज वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, वहां पे भी अब क्या है अटैक शुरू हो गए, तो दिस इज समथिंग विच इज रियली वरिसम। एंड अब क्या है दोनों कंट्रीज को सोचना चाहिए, बिकॉज इट इज नाउ गोइंग टू इफेक्ट द होल वर्ल्ड ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल। तो इसके लिए क्या है अभी ये सब बंद करके दे शुड सिट एंड टॉक ऑन टेबल एंड मूव टू द डिप्लोमेसी रादर देन दिस वायलेंस विच इज हैपनिंग ऑल ओवर हेयर एंड देयर, राइट। तो दोनों स्ट्रेट्स अगर ब्लॉक हो जाएंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी और बाब मंदीब भी, तो यू कैन नॉट इमेजिन द क्राइसिस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड लेवल पे हो सकता है, राइट, उसका क्या इंटेंसिटी हो सकता है, वी कांट इमेजिन। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी वरीसम। So here I want to talk some things about these Houthis, that who are these Houthis basically। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, right? In detail, we understand that who are these Houthis and how they became so powerful and everything, and how they are affecting Yemen and the areas उसके आसपास वाले, राइट। तो ये इसको सारा हम डिटेल में करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज बहुत बार ये रेपिटेटिव चीजें आ चुकी हैं, तो वी नीड टू डू दिस थिंग इन डिटेल। सो हु आर द हाउदीज, तो ये हमारा आज का जो है मेन जो टॉपिक है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। सो हु आर द हाउदीज, हाउदीज जिनका ऑफिशियल नाम है अंसार अल्लाह, राइट, जिसका मीनिंग क्या होगा, सपोर्टर्स ऑफ गॉड। तो ये बेसिकली एक ग्रुप है, एक मूवमेंट से जो स्टार्ट हुआ, जो पहले की एक सिंपल पॉलिटिकल मूवमेंट थी, विच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैज टर्न टू अ टेररिस्ट मूवमेंट, राइट। सो इट वाज बेसिकली अ ग्रुप, हाउदीज और बेसिकली ग्रुप जो कि पॉलिटिकल, रिलीजियस, और देन इट मूव्ड ऑन टू आर्म्ड मूवमेंट इन द नॉर्थ यमन। तो यमन के एरिया में ये ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा था, एंड दे वर व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर डिमांड्स वर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या है इसका जो रूपरेखा एकदम से बदल गई है, राइट। सो स्टार्ट किसके लिए हुई, सो दे बिलोंग बेसिकली, सो ये जो हाउदीज हैं दिस बेसिकली दे बिलोंग्स टू शिया, इस्लाम में क्या है शिया ब्रांच है, शिया में भी क्या है जायदी शिया। तो ये कौन से वाले मुस्लिम्स हैं, जायदी शिया वाले मुस्लिम्स हैं, विच डिफर फ्रॉम द तलवर शिया मेजोरिटी इन ईरान। तो ईरान भी क्या है, इज ऑल्सो शिया, यमन में भी क्या है, हाउदीज भी क्या है, दे आर ऑल्सो शिया, बट दोनों की जो फर्दर सब क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट है। तो याद रखना है हाउदीज कौन से वाले हैं, ये जायदी शिया ब्रांच को बिलोंग करते हैं, राइट। एंड इन लोगों ने क्या है, इनको लगा कि यमन में 1990s में अब हम वापस जा रहे हैं, तो तब की बात है, तो इनको फील होने लग गया दैट दीज जायदी शिया मुस्लिम स्टार्टेड फीलिंग दैट ये जो हमें क्या है प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा इन द कंट्री, एंड हमारे साथ क्या है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो उसके अगेंस्ट दे फॉर्म्ड अ मूवमेंट की जो क्या है अपने राइट्स के लिए दे स्टार्टेड फाइटिंग। तो यहाँ से दे स्टार्टेड, सो दिस मूवमेंट व्हाट इमर्ज इन 1990s अंडर द लीडरशिप ऑफ अल हाउदी। तो उसी के नाम से इनका हाउदीज आ रहे हैं। तो अल हाउदी फैमिली एंड लेटर बिकेम वन ऑफ द मेन पार्टीज इन द यमन सिविल वॉर। तो पर्पस किसके लिए स्टार्ट हुआ, विल जस्ट सी। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल इनका प्रेजेंस देखते हैं यमन में कहाँ तक है। तो इफ यू कैन सी दिस इज येमेन एंड ऊपर क्या है सऊदी, इधर कौन सा कंट्री है, ओमान। सो दिस इज येमेन, येमेन की कैपिटल कौन सी है, सना। तो ध्यान से देखिए जो डार्क पिंक में है ये सारा इज हाउदी डोमिनेटेड, ये हाउदी के कंट्रोल के अंडर है। जो एंड जो लाइटर पिंक है यहाँ पे भी उनकी प्रेजेंस है बट उतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। बट इफ यू कैन सी द मैप पूरा ही पिंक है, तो इट मीन्स ऑल ओवर तो वो फैले हुए हैं, बट अगर उनकी स्ट्रेंथ देखे कहाँ पे उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, उनकी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कहाँ पे, तो यू कैन से दैट इन नदरन यमन उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, बट ऑल ओवर द यमन दे आर हैविंग द प्रेजेंस, राइट। And you can see Sana is the capital of Yemen,
एंड ये भी पिंक वाले, डार्क पिंक वाले हाईलाइटेड एरिया में, तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस थिंग कि द कैपिटल इज आल्सो अंडर द हाउदीज कंट्रोल। तो आप देख सकते हो ये स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉलिटिकल एंड राइट्स मूवमेंट से ये कहाँ तक पहुंच गए, सो दे हैव नाउ कंट्रोल ऑल ओवर द यमन, हम कह सकते हैं, राइट। सो दैट इज वाई अब इनके लिए क्या है, रेड सी को कंट्रोल करना कितना इजी, आप खुद देखो इनकी प्रेजेंस क्या है, पूरे कोस्ट लाइन पे दे आर प्रेजेंट। तो अगर रेड सी को दे वांट टू अटैक शिप्स इन रेड सी, तो उनके लिए बहुत इजी है, तो इसको चोक करना उनके लिए क्या है, इज वेरी वेरी इजी बिकॉज दे आर हैविंग प्रेजेंस इन दिस एरिया। ओके, सो व्हाई डिड द हाउदी स्टार्ट प्रोटेस्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस? तो ये क्या है, वो कहते हैं दिस मूवमेंट डिड नॉट बिगिन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनिशियली दे डिड नॉट बिगिन लाइक दैट, सो दे स्टार्टेड एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। एंड व्हाट वर दे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट? दे वर प्रोटेस्टिंग की जो जायदी कम्युनिटी है इन द कंट्री, दे वर मार्जिनलाइज्ड, उनको साइडलाइन किया जा रहा है, राइट। एंड द यमन की जो गवर्नमेंट थी दैट वाज बीइंग डोमिनेटेड बाय द सुन्नी लीडर्स, सो दे आर सेइंग दैट हमें क्या है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, हमें गवर्नमेंट में है क्या है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट गिवन। तो दे वर फाइटिंग फॉर कि दे नीड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, एंड दे वर फीलिंग कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनकी क्या है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सो द हाउदीज बिलीव दैट द जायदी पॉपुलेशन वाज बीइंग पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली निग्लेक्टेड इन द कंट्रीज। तो कोई भी जब जो रेवोल्यूशन है इसी से स्टार्ट होते हैं बेसिकली, व्हेन यू मिनॉरिटी कम्युनिटी स्टार्ट्स फीलिंग कि उनके राइट्स निग्लेक्टेड हैं और क्या है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, सो उससे क्या है, उसी से जो सारा रिजेंटमेंट स्टार्ट होता है। तो ये रिजेंटमेंट भी इसी थॉट प्रोसेस से स्टार्ट हुआ, जब जायदीज को फील हुआ कि उनको क्या है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, राइट। तो इस चीज के लिए दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग इन 1990s अंडर द लीडरशिप ऑफ अल हाउदी। अल हाउदी फैमिली के अंडर दे स्टार्टेड देयर दिस थिंग प्रोटेस्टिंग। एंड ये फाइनली क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मूवमेंट बहुत बड़ा बन जाएगा, अभी विल सी। फर्स्ट was the cause, तो मेन कॉज जिसके लिए वो दैट वर दे वर फाइटिंग वाज द मार्जिनलाइजेशन ऑफ देयर कम्युनिटी, दिस वाज द मेन रीजन एंड द फॉरमोस्ट रीजन, right? तो then there are allied reasons also, then they were saying that कि यमन की जो गवर्नमेंट है उसमें करप्शन है, ये तो हर जगह का रोना है कि गवर्नमेंट क्या है, करप्ट है। तो वहां पे भी देवर सेइंग कि करप्शन है और कुछ लोग ही हैं, उन कुछ फ्यू इलीट्स ही हैं जिनके पास क्या है, बेनिफिट जो है गवर्नमेंट स्कीम्स का, या गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स दे रही है कुछ लोगों तक ही पहुंच रहा है। ये तो अपने देश की स्टोरी लगने लग गई। ओके, देन इज दे वर आल्सो टॉकिंग कि देश में क्या है, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, एंड जो नदरन यमन है स्पेशली वही पोरेस्ट पार्ट है। देखो अभी अभी हमने देखा कि उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ पे, नदरन यमन पे, इधर ही वो लोग ज्यादा रह रहे थे। अब ये वो उनका फोकस क्या था, सेइंग दैट जितने भी पोरेस्ट ऑफ द पोर है कंट्री में, वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर एग्जिस्टिंग इन द नदरन यमन। एंड दे वर सेइंग कि प्रॉपर जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन अच्छा नहीं है, हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, उस सबसे क्या है, पब्लिक आउटरीच हो रहा है, एंड दिस जो है रिजेंटमेंट इज टेकिंग व्हाट, वायलेंट फॉर्म। So this is happening, and then another thing क्या है, then there was also the role of USA, इसमें नहीं आप निग्लेक्ट कर सकते। यूएसए का इन्फ्लुएंस जो यमन में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो हाउदीज जो थे वो बहुत स्ट्रांगली इस चीज को अपोज कर रहे थे कि अमेरिका की जो मिलिट्री प्रेजेंस है, कैसे बहुत सारे अमेरिका अपने बेस सेटअप कर रहा था इन यमन एंड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो उस चीज को क्या है, हाउदीज वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अमेरिकन प्रेजेंस एज वेल, एंड दे आर सेइंग दैट यूएस की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है इन द मिडल ईस्ट, एंड द जो इसराइल को जो सपोर्ट था, जो आज भी है यूएसए का, राइट। तो उस चीज पे, इन सब चीजों पे क्या है, द हाउदीज वर गेटिंग लाइक व्हाट, अपोजिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो इससे क्या है, हाउदीज की ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई। देन अभी हमने डिस्कस किया था 1990s के आसपास ये मूवमेंट स्टार्ट हुई विद फोकस ऑन प्रिजर्विंग देयर जायदी आइडेंटिटी। लेकिन ओवर द पीरियड टाइम क्या हुआ, ये क्या है, दिस टर्न्ड इनटू अ आर्म्ड रिबेलियन मूवमेंट। तो 2004 के आसपास
आते आते क्या है इसमें क्या है, दिस from political religious movement it start converted into armed rebellion, right? And they tried to suppress the movement, तो गवर्नमेंट ने इसको suppress करने की बात करी। उसमें क्या हो गया, हुसैन अल हाउदी मर गया। तो गवर्नमेंट ने क्या अब क्या क्रैकडाउन किया मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि इतनी देर से चल रही है एंड जब आर्म्ड हो जाएगी तो गवर्नमेंट विल इंटरवीन। तो गवर्नमेंट इंटरवीन किया, तो उनका जो मेन लीडर था हुसैन अल हाउदी मर गया, राइट? अब वो उसकी डेथ हो गई, उसकी किलिंग के बाद गवर्नमेंट को लगा कि ये जो मूवमेंट है अब क्या है फ्रिकल डाउन कर जाएगी, वीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ से स्टोरी सारी बदल गई। उसकी डेथ के बाद क्या हो गया, ये मूवमेंट और स्ट्रांग हो गई और ज्यादा वायलेंट हो गई। तो ये नुकसान हुआ जो गवर्नमेंट ने उस मूवमेंट को क्या है वायलेंट तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करी। अगर उनकी डिमांड्स को एड्रेस करते, दिस इज समथिंग जो वेरी वेरी कॉमन है एंड इज अ पैटर्न एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दैट देयर वुड बी अ ग्रुप जो कि मार्जिनलाइज्ड है और उसको क्या है उसके राइट्स नहीं मिलेंगे, उसको प्रॉपर इकोनॉमिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, उसको जॉब्स नहीं मिलेंगी, एंड दैट सेक्शन विल स्टार्ट फीलिंग कि क्या है दे आर बीइंग साइडलाइंड, क्योंकि वो कम है। लाइक जब भी किसी ऐसे फीलिंग आने लग जाती है साइडलाइन की, तो उसमें क्या है रिजेंटमेंट डेवलप होने लग जाती है एंड दैट रिजेंटमेंट फाइनली कन्वर्ट्स इनटू प्रोटेस्ट। एंड उस प्रोटेस्ट को अगर एड्रेस नहीं किया जाता, वो जो रिजेंटमेंट के कॉजेज है, अगर उस जो रिजेंटमेंट के कॉजेज को आप एड्रेस नहीं करेंगे, तो दैट resentment, that protest will finally turn toward a violent movement, and this is समथिंग विच हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो हाउसेस के साथ भी यही हुआ, दैट दे फेल्ट कि उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो कम है, जायदी कम्युनिटीज कम, एंड उनको क्या फैसिलिटीज भी मिल नहीं रही। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, एंड क्या है जब उनके लीडर की डेथ हो गई तो दिस मूवमेंट टर्न मोर वायलेंट। पहले भी वायलेंट थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद क्या है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई। एंड इसके बाद क्या है पीरियड स्टार्टेड जहां पे क्या है डिफरेंट जो आप कह सकते हो वॉर्स वर फॉट बिटवीन द यमन गवर्नमेंट एंड द हाउदीज। तो बहुत सारे लोग इन वॉर्स के बीच में मरे हैं, तो इनोसेंट लोग बहुत मरे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला बिटवीन द यमन गवर्नमेंट एंड द हाउदीज, तो 2004 से लेकर 2010 तक ये दिस 6 वॉर्स वर फॉट बिटवीन यमन गवर्नमेंट एंड द हाउदीज, राइट? एंड उसके बाद में एक और इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इसको और पुश मिल गया हाउदीज को, एंड दैट इज द थिंग विच हैपेंड इन 2011, एंड इट इज अ मूवमेंट पॉपुलरली नोन एज अरब स्प्रिंग। तो अरब स्प्रिंग हुआ 2011 में, जिससे क्या हुआ बहुत सारे मास प्रोटेस्ट हुए ऑल ओवर द कंट्री, एंड यमन गवर्नमेंट और वीक हो गई और हाउदीज और स्ट्रांग हो गई। तो दिस इन अ वे अरब स्प्रिंग क्या है, इसने हाउदीज की मूवमेंट को और स्ट्रांग कर दिया। एंड व्हाट इज दिस अरब स्प्रिंग? तो अरब स्प्रिंग क्या है, बहुत सारी जो अरेबियन कंट्रीज थी वो क्या थी अंडर द मोनार्की। तो मोनार्की में क्या थी, देयर वाज नो रूल्स, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, कोई डेमोक्रेसी नहीं था, नो डेमोक्रेसी, नो राइट्स। लोग क्या थे बहुत बुरी सिचुएशन में थे, तो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मोनार्कीज। तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए किसके अगेंस्ट, मोनार्कीज इन डिफरेंट कंट्रीज। और ये अरब स्प्रिंग बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ, इट स्टार्टेड फ्रॉम तुनिसिया एंड इट स्प्रेड टू ऑल द अरब कंट्रीज, राइट? एंड उसमें यमन में भी ये स्प्रेड हो गया। तो सारे लोग क्या है अब दिस गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग गए। तो इस चीज का फायदा किसने उठाया, हाउदीज ने, और अपनी इन्फ्लुएंस को और एक्सपैंड किया। तो अरब स्प्रिंग ने भी क्या है उनकी मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग किया, राइट? ये दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड दैट अरब मूवमेंट जो अरब स्प्रिंग है ये मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई। तो इट स्टार्टेड इन तुनिसिया विच इज अ कंट्री इन कंट्री इन अफ्रीका। तो ये याद रखना। अब इसके बाद क्या हुआ आफ्टर दिस अरब स्प्रिंग की मूवमेंट के बाद, क्योंकि उनको लोगों का और सपोर्ट मिल गया एंड उनकी इन्फ्लुएंस और बढ़ गई, एक बहुत ही क्रिटिकल जो है पॉइंट आया in the history of Yemen that took place in 2014, and that is related to the capture of Sana'a, जो कैपिटल है यमन की। अभी मैं आपको दिखाया था कि that was under the influence of Yemen।
So why this agreement is called 123 agreement? So this agreement is called 123 because it is signed under the section 123 of the US Atomic Energy Act. तो यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट का जो सेक्शन 123 है, ये बेसिकली अलाउ करता है दैट यूनाइटेड स्टेट कैन शेयर इट्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फ्यूल और रिएक्टर्स विद अनदर कंट्री, right, by signing a 123 agreement. So once section So we have discussed all the important points related to this civilian nuclear deal, which has been signed between Saudi and USA, right? जिसको क्या है 123 agreement भी बोला जा रहा है. क्यों बोल रहे हैं 123 agreement? अभी हमने डिस्कस किया because it is like signed under the section 123 of the US Atomic Energy Act. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है एंड इस डील का मेजर फोकस क्या है, मेजर गोल क्या है, टू यूज इट फॉर पीसफुल पर्पसेस. तो ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी हैं इन दिस सिविलियन न्यूक्लियर डील जो सऊदी के साथ इंडिया ने साइन, यूएसए और सऊदी में साइन हुई है, राइट. ओके, let's move on to the next news. So this is related to anti-defection. So Supreme Court to hear Goa Congress leaders petition against defection of MLAs to BJP. तो हमने कल भी ये जो पॉलिटिकल न्यूज है इस पे फोकस नहीं करना है. डिफेक्शन के बारे में हमने कल भी बात करा था एंड वी डिस्कस अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ जो कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा है. अब अगर आपको याद हो तो मैंने कल क्या है डिफेक्शन के बारे में बताया था दैट व्हेन यू आर पार्ट ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी एंड उससे आप उसकी सीट टिकट पे आप क्या यू लाइक वन द इलेक्शन देन यू लीव दैट पार्टी एंड ज्वाइन द अनदर पॉलिटिकल पार्टी, तो दैट अमाउंट्स टू डिफेक्शन. एंड मैंने 4 केसेस बताए थे आपको, 4 सिचुएशन जिसमें क्या है आपके ऊपर डिफेक्शन चार्जेस लग सकते हैं, राइट. हमने डिटेल भी डिस्कस किया था. देन ये भी डिसाइड किया था दैट हु विल डिसाइड कि डिफेक्शन चार्जेस लगेंगे कि नहीं. स्पीकर और द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा विल डिसाइड. एंड उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था, इसमें अमेंडमेंट्स की भी बात करी. तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एंटी डिफेक्शन कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ.
Which amendment number like brought this anti-defection law into the place, and it added which schedule to the Indian Constitution? तो आपने बताना एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद कौन सा शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी कल डिटेल में डिस्कशन की हुई है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ तो आप कल का क्लास देख सकते हो स्टूडेंट्स, टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट, जिनको कोई डाउट है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, एंड दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू सबरीमाला गोल्ड थेफ्ट। तो एज यू ऑल नो कि सबरीमाला में क्या है, गोल्ड थेफ्ट केस रजिस्टर हुआ था। तो उसमें क्या, आज एक पर्सन को person has been named as the who is the chief Prasnath has been held in this Sabrimala gold case। तो क्या हुआ था, क्या गोल्ड की जो आइडल्स होते हैं वहाँ पे इन द सबरीमाला टेम्पल वो गोल्ड प्लेटेड है, तो उनकी क्लीनिंग होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो क्लीनिंग के लिए क्या है, वो उसके ऊपर की जो गोल्ड प्लेट्स थी उनको रिमूव कराया था। एंड जब वो क्लीनिंग के लिए गए तो उससे क्या है, बहुत सारा गोल्ड रिमूव कर लिया गया। एंड उसी को ये बोल रहे सबरीमाला गोल्ड थेफ्ट। तो उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ है। वन पर्सन जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी टू प्रोब दिस गोल्ड थेफ्ट केस, एंड इसने किसको अरेस्ट किया है, दे हैव अरेस्टेड फॉर्मर त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड के प्रेसिडेंट PS प्रासनाथ को, जो कि क्या है हैज़ बीन एलिजेड दैट कि उन्होंने क्या है ये गोल्ड जो थेफ्ट है किया है, राइट। सो आई होप you understood. So let's move on to the next news, which is a welcome step of the Kerala government. तो बेसिकली क्या है, केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। तो उन्होंने क्या है स्पेसिफिकली विमेन ओनली की बसेस स्टार्ट करी जिसमें ओनली विमेन पैसेंजर्स कैन ट्रेवल। सो उनको क्या वो बोल रहे हैं, पिंक बस बोल रहे हैं। एंड कहाँ पे दिस हैज़ बीन स्टार्टेड, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पिंक बस सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन वेयर। सो केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी इन इट्स कैपिटल सिटी, राइट। तो द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द विमेन ओनली पिंक बस सर्विस राइट एट त्रिवंतपुरम। तो क्या होगा इसमें, विद द एम ऑफ इंश्योरिंग एंड सेफ एंड कंफर्टेबल ट्रैवल फॉर द वुमेन, राइट। तो दे आर सेइंग कि अभी तो सिर्फ कैपिटल सिटी में करी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी कर दी जाएगी, राइट। तो उसके बारे में ये न्यूज़ थी, यू कैन रीड। एंड दिस पिंक बस सर्विस विल ऑपरेट एट 8 PM and 10 PM to ensure safety during the night travel for the women working in the places, right, including टेक्नो पार्क। तो क्या है, रात को भी ये बस चलाई जाएगी 8 PM से 10 PM तक, सो दैट जो वर्किंग वुमेन है वो सेफली क्या है ट्रैवल कर पाए रात को, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। देन इट इज़ रिलेटेड टू KPSC रिक्रूटमेंट एग्जाम अंडर स्कैनर। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को क्या है सस्पेंड किया गया है बिकॉज ऑन द एलिजेड करप्शन इन द रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो देखा गया है कि उन्होंने इलीगली बेनिफिट किया अपनी डॉटर को इन दिस एग्जाम। तो वो पता चल गया क्या है, तो उनको क्या है लाइक ही हैज़ बीन सस्पेंडेड। तो व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो हर स्टेट की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन भी होती है, उसके बारे में से थोड़ा सा समझते हैं। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बेसिकली क्या है, नेशनल लेवल पे टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन देयर इज अ बॉडी UPSC। तो नेशनल लेवल पे सिविल सर्विसेज को रिक्रूट करने के लिए एट नेशनल लेवल हमारे पास क्या है UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ऐसे ही हमारे पास स्टेट लेवल पे क्या है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। और इनकी ये आपने सेटअप करनी है टू इंश्योर कि रिक्रूटमेंट हो सके सिविल सर्विसेज के लिए। दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 315 to 323। तो 1315 से लेके 315 से लेके 323 तक की कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अबाउट दिस पब्लिक सर्विस कमीशंस, राइट। तो इससे क्या समझ आया दैट UPSC
एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों क्या है, दे बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज which are what form organized under the article 315 to 323. So इनका काम क्या है, to conduct the examination and to advise government of the recruitment on the civil services. तो जितने भी IAS IPS के लिए एग्जाम्स होते हैं, IRS के लिए एग्जाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज के, वो कौन कंडक्ट कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है। और स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं वो कौन कंडक्ट कर रहा है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कर रही है। तो वही वो कह रहा है कि दे आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर स्टेट्स देयर इज अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड एक चीज, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, देयर कैन बी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो, राइट। तो 2-3 स्टेट्स के मिलके साथ में एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकती है, अगर वो स्टेट्स रिक्वेस्ट करें कि हमें क्या है मिलके एक साथ बनानी है, तो यू कैन व्हाट, क्या है, पार्लियामेंट उनके लिए क्या है, एक सेपरेट लॉ लाके क्या है उनकी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकती है। तो याद रखना, अगर कोई जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि वो एक लॉ के अंडर बनेंगी, तो वो क्या होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। लेकिन अगर कोई स्टेट की अपनी है, पर्टिकुलर एक स्टेट की है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे पंजाब की है, केरला की है, कर्नाटका की है, तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और यूपीएससी भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, इसमें कितने मेंबर्स होंगे वो सब डिस्कस करेंगे। तो यूपीएससी की अगर बात करें, यहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो बताया है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस आपने बनानी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इस कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे। गवर्नमेंट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने सही लगते हैं वो उतने मेंबर्स इसमें अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं बताई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं बताया कि यूपीएससी का या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनने के लिए आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी होनी चाहिए। कोई एज भी नहीं बताई कि इतनी एज के अगर हो तो यू कैन बिकम द मेंबर। तो ऐसी कोई भी कंडीशन क्या है इनके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं करी गई। तो ये सारे डिसीजन कि कितने मेंबर्स होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखने हैं, राइट, ये सब कौन डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय, इन केस ऑफ यूपीएससी तो सेंटर में the decision is taken by central government but conveyed through the president, and ऐसे ही for states the decision is conveyed by the governor। तो ये याद रखना है। then अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, ये जो मेंबर्स हैं, तो अगर तो यूपीएससी है कौन अपॉइंट करेगा, तो दे वुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एंड अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, राइट। और अगर ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो फिर कौन करेगा, अगर स्टेट है तो वैसे तो गवर्नर करता है, लेकिन अगर ज्वाइंटली 2-3 स्टेट्स का है तो उस केस में कौन अपॉइंटमेंट कर देगा, उस केस में अपॉइंटमेंट कर देगा प्रेसिडेंट, राइट। ये चीज, एक चीज और याद रखनी है बेटा, अपॉइंटमेंट जो है वो यूपीएससी के लिए प्रेसिडेंट कर रहा है और स्टेट पीएससी के लिए गवर्नर कर रहा है। लेकिन जब रिमूवल की बात होगी कि अगर इनको इनकी पोस्ट से निकालना है, तो दोनों केसेस में, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है चाहे वो यूपीएससी है, दोनों को रिमूवल का प्रोसेस क्या है, कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। और अगर किसी मेंबर ने रिजाइन भी करना है तो अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करना है, प्रेसिडेंट को करना है, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है चाहे वो यूपीएससी का मेंबर है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो वी हैव टॉक की क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं मेंशन है, बस एक कंडीशन मेंशन है कि दैट पर्सन शुड हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 10 years, राइट। तो ये एक कंडीशन जो है मेंशन्ड है। सो क्वालिफिकेशन यही है कि दे शुड हैव हेल्ड द ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट फॉर एटलीस्ट 10 years, मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ एक्सपीरियंस हो, राइट। तो ये जो है उन्होंने लगाई है क्वालिफिकेशन दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड बिलोंग टू द
लाइक गवर्नमेंट से होने चाहिए, एंड द रिमेनिंग मेंबर्स कैन कम फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, डिफेंस एक्सेट्रा। तो कोई स्पेसिफिक लाइक क्या है क्वालिफिकेशन मेंशन्ड नहीं है। सो वी हैव डिस्कस रेजिग्नेशन के बारे में एंड रिमूवल के बारे में, दैट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। रिमूवल क्या है, अगर रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हाट विल रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ एनी मेंबर, बी इट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी। तो रिमूवल जो है गवर्नर नहीं कर सकता, ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डू। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव बैक टू द न्यूज़पेपर। So we were discussing about the State Public Service Commission. So next news is related to a festival, students. So it is the festival for Pushkaram festival. So Andhra Pradesh cabinet clears security plans for the Pushkaram festival. So Pushkaram festival क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। इट इज ए इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि is celebrated after 12 years, तो is important, can be asked. So what is Pushkaram festival? Pushkaram festival is basically also known as river festival. तो ये क्या है, this Pushkaram festival is celebrated every 12 year for a particular रिवर। तो हर 12 साल बाद ये सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन हर 12 साल बाद डिफरेंट रिवर पे सेलिब्रेट किया जाएगा, राइट। एंड ये 3 स्टेट्स में मेनली मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो इन स्टेट्स में ये मेनली ऑब्जर्व किया जाता है। एंड दिस फेस्टिवल में क्या होता है, यू वर्शिप द रिवर्स। तो क्या है, किसी एक पर्टिकुलर रिवर को आप वर्शिप करते हो और हर 12 साल बाद ये फेस्टिवल आता है। तो आप क्या उसमें जाके स्नान करते हो, यू टेक अ होली डिप एंड परफॉर्म द जो रिचुअल्स करते हो एंड ऑफर द प्रेयर्स फॉर द वेलबींग ऑफ योर एंसेस्टर्स। तो ये सब आप करते हो। जैसे अभी क्या है, आपने कुंभ मेला देखा होगा, तो कुंभ मेला भी क्या है 12 ईयर्स के बाद आता है, राइट। एंड पर्टिकुलर सिटी में उसमें क्या है 4 सिटीज में आ सकता है, राइट। तो ये 12 साल बाद आता है, तो उसमें भी क्या है गंगा जी में जाके स्नान करना है, राइट। तो क्या है इसमें भी क्या है, दिस इज ऑल्सो रिवर फेस्टिवल, जिसमें क्या आपने कि रिवर की वर्शिप करनी है और हर 12 साल बाद ये आता है, राइट। तो ये याद रखना है थोड़ा सा। देन वाई इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, ऐसा क्यों है 12 साल बाद ही क्यों, बिकॉज दिस फेस्टिवल इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ जुपिटर। तो बृहस्पति इसको बोलते हैं। तो ये क्या इस प्लेनेट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग है। तो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी दैट आफ्टर एवरी 12 ईयर्स ये जो है लाइक जुपिटर है, इट मूव्स फ्रॉम वन ज़ोडिएक साइन, मतलब एक राशि से निकल के दूसरे राशिफल में चला जाता है, राइट। सो इट मूव्स फ्रॉम वन राशिफल टू सेकेंड राशिफल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर। तो जैसे ही वो दूसरे राशिफल में जाता है तो उसको सेक्रेड माना जाता है और उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। क्योंकि जुपिटर का जो रेवोल्यूशन टाइम है वो कितना है 12 ईयर्स का है। एंड दे आर सेइंग दैट हर 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस में ये क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेवल करता है। So since there are 12 zodiac signs and 12 rivers, some Pushkaram festival is celebrated every year for different river। तो कई जगह पे तो क्या है हर साल भी मनाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या आपने 12 ईयर्स बाद ही मनाना है, जब क्या है वो एक राशि से एक जोडिएक साइन से निकल के दूसरे जोडिएक साइन में चला जाएगा। फॉर इट इज टॉकिंग अबाउट द जुपिटर। तो उस चीज़ की ये क्या है उस चीज़ से लिंक करके इसको क्या है सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। सो इसको थोड़ा सा हमने कंपेयर किया कुंभ मेला के साथ। तो पुष्करम क्या है, इट इज सेलिब्रेटेड फॉर रिवर्स बेस्ड ऑन व्हेन जुपिटर एंटर्स अ ज़ोडिएक साइन। तो हर ज़ोडिएक साइन के लिए अलग रिवर है, तो उस रिवर की वर्शिप करी जाती है जब उस ज़ोडिएक साइन से मैचिंग रिवर में चला जाता है, राइट। एंड कुंभ मेला में क्या है, ये तो सिर्फ स्पेसिफिक 4 जगह है जहाँ पे मनाया जाएगा। इधर इट इज प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है इस साल का कुंभ मेला कहाँ था। इस साल भी था ना, इस साल वो कुंभ मेला कहाँ पे था, कौन सी लोकेशन पे था, और महाकुंभ कब होता है कमेंट सेक्शन में बताना। व्हेन इज महाकुंभ सेलिब्रेटेड।
राइट, ये दोनों चीजें आपने बतानी है। सो दे थोड़ा सा डिफरेंट है। पुष्करम क्या है, ये भी कुंभ इज ऑल्सो कमिंग आफ्टर एवरी 12 ईयर, दिस इज ऑल्सो कमिंग आफ्टर एवरी 12 ईयर, बट दिस इज बेस्ड ऑन द जुपिटर की मूवमेंट। जब वो एक डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस में मूव करता है, एक से निकल के दूसरे में चला जाता है, तो उस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज बेटा। तो क्या है, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, राइट। तो क्या सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इश्यूज होंगे, तो उस चीज़ को क्या है लाइक उसके अरेंजमेंट्स क्या है गवर्नमेंट कर रही है, दैट इज व्हाई दिस वाज इन न्यूज़। Okay, then it is talking about NTA. So the news is related to NTA and it is saying that 15 out of 39 posts in NTA are vacant. Center informs the Rajya Sabha. So जो NTA है, NTA क्या है? What is NTA? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका काम है एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना, एग्जामिनेशंस लाइक नीट, एग्जामिनेशंस लाइक IIT JEE के एग्जाम्स कंडक्ट करना एक्सेट्रा, राइट। तो ये सब किसका काम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम है। तो इट इज सेइंग कि उसकी जो 39 पोस्ट में से 15 तो वेकेंट है, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। राज्यसभा में पूछा गया था, सेंटर के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि 39 में से 15 पोस्ट पे क्या है, देयर इज वैकेंसी। तो आप देख सकते हो, और ये क्या है, दिस इज रेजिंग कंसर्न अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज बीइंग सेड कि रादर देन लाइक हायरिंग एंड फिलिंग द वैकेंसीज, एंटी इज रिजॉल्विंग टू द प्राइवेट सेक्टर, क्या ठेके पे क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स दे दे के क्या है और लोगों को हायर कर करके एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो इतना स्टूडेंट्स का क्रूशियल फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन एग्जामिनेशंस, एंड ये लोग क्या है कितने नॉन सीरियस हैं, यू कैन सी कि वैकेंसीज भी फिल नहीं कर रहे हैं। तो इतने क्रूशियल एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, लेकिन आपका जो बिहेवियर इट इज लाइक सच कि आप उसको सही से भी नहीं ले रहे हो। ओके, so this was the case I was talking about. Over 2 decades on, 2 CBI cases and 2003 CAT leak papers still pending in the courts. तो अभी भी क्या 2003 के CAT leak पेपर से रिलेटेड कोई केसेस है वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, 2026 आ गया। तो क्या मतलब आप क्या करोगे? सो देयर इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात आ गई। सो इसीलिए क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करी जा रही है, दैट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, एंड प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है दैट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वुड बी सेट अप फॉर दिस थिंग। So then Parliament stalled again as opposition continues to seek Pradhan's resignation. तो अभी opposition उसी पे अटकी है कि यूनियन मिनिस्टर क्या है रिजाइन कर दें। तो फिर से वो क्या है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो फिर से हाउस क्या एडजर्न हो गया। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इट इज saying that global waterways should be safe unimpeded, says Jaishankar. So हमारे foreign affairs minister what is saying that global waterways that should be what safe। हम देख ही रहे हैं कितनी बुरी सिचुएशन चल रही है global waterways की। तो participating in the 21st East Asia Summit in Manila, ये स्टेटमेंट उन्होंने कही है, राइट। तो कहाँ पे गए हैं वो, ईस्ट एशिया समिट में। कल हमने क्या डिस्कस किया था, दैट बेसिकली क्या है, आसियान का समिट होने वाला है, और सॉरी आसियान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग है, और उसी की साइडलाइंस पे क्या है, क्वाड के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हो गई, और ये सब कहाँ हुआ, मनीला में। तो बेसिकली ये लोग सब लोग मनीला में गए क्यों, एक्चुअली ये तो सब कुछ साइडलाइन पे हो रहा है ना, तो ये भी साइडलाइन ऑन द साइडलाइंस, दिस वाज आल्सो ऑन द साइडलाइंस, बट व्हाट वाज द मेन इवेंट जिसको अटेंड करने गए, तो वो आपने याद रखना है। सब लोग कहाँ गए, ईस्ट एशिया समिट अटेंड करने गए हैं। सो ईस्ट एशिया समिट इज द मेन इवेंट, जिसकी साइडलाइन पे ये दो इवेंट्स भी हमने पढ़ी है। क्वाड के कंट्रीज कल हमने डिस्कस करे थे, दैट क्वाड इज अ व्हाट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जो कि 4 कंट्रीज की बात करता है, USA, इंडिया, चाइना एंड जापान, राइट।
देन आसियान की बात करी थी दैट इट वाज फॉर्म थ्रू बैंकॉक डेक्लेरेशन। ये सब हमने कल डिस्कस किया, आप कल का क्लास देख सकते हो इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल। आज की क्लास में हमने बात करनी ईस्ट एशिया समिट के बारे में, दैट व्हाट इज दिस ईस्ट एशिया ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सो इट इज लेट्स टॉक अबाउट ईस्ट एशिया समिट। क्या है ईस्ट एशिया समिट? एक लीडर्स लेड फोरम है, राइट। तो इसमें क्या है, वर्ल्ड लेवल के लीडर्स आके मिलते हैं। कौन से एरिया को? स्पेसिफिक लीडर्स, इंडो पैसिफिक रीजन के जो लीडर्स हैं, दे कम एंड डिस्कस व्हाट द स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो जो भी उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं जो सबको कंसर्न कर रहे हैं एरिया ऑफ इंडो पैसिफिक, तो वो सब चीज़ों पे क्या है, डिस्कशन होती है। तो बेसिकली इट इज़ ईस्ट एशिया समिट इज़ अ डायलॉग फोरम है। इट इज़ नॉट अ कोई सिक्योरिटी ब्लॉक नहीं है, कोई इकोनॉमिक ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे ऐसी कोई अलायंसेस नहीं होती है। तो जैसे आसियान क्या है, हमने कल पढ़ा था दैट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये क्या है, एक इकोनॉमिक ब्लॉक है। इकोनॉमिक ब्लॉक कैसे है? बिकॉज आसियान कंट्रीज ने आपस में क्या साइन किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, दैट आसियान कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी तो कोई टैरिफ्स नहीं लगाएंगी, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली क्या इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, इकोनॉमिक ट्रेड को और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बिटवीन द नेशंस, तो ये इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। लेकिन ये जो ईस्ट एशियन समिट है, ये ऐसा कोई इकोनॉमिक ब्लॉक नहीं है, ये ना ही कोई मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री की अलायंस की प्रॉपर एग्जाम्पल क्या है, नाटो क्या है, मिलिट्री अलायंस है। इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ईस्ट एशियन समिट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक डायलॉग फॉरम है, बातें करने के लिए जगह है जहाँ पे आके जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन के, वो आते हैं और अपने जो कंसर्न्स हैं उनको क्या है, डिस्कस करते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू इसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में। सो ये ईस्ट एशिया समिट कब बना था? दिस केम इनटू बीइंग इन 2005, और इसका पहला समिट कहाँ पे हुआ था? पहला समिट हुआ था इन कोलालमपुर, मलेशिया में हुआ था इन 2015। एंड व्हाई इट वाज क्रिएटेड? ये क्रिएट किया गया दैट देयर शुड बी अ पीसफुल एंड स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन हो, और रीजनल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करके क्या है, उनको हल किया जाए और उनके ऊपर क्या है, कोऑपरेशन हो। तो डायलॉग से क्या और डिप्लोमेसी से क्या है, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ईस्ट एशिया समिट वाज फॉर्म्ड, राइट। एंड ईस्ट एशिया की मेंबरशिप आप देखो, इट हैज 18 मेंबर्स। तो इसमें कितने मेंबर्स हैं? 18। कल हमने करा था आसियान, और मैंने बताया था आसियान में कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर्स हैं, राइट। फिर हमने करा था क्वाड, क्वाड में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं। आज हम कर रहे हैं ईस्ट एशिया समिट, इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें 18 मेंबर्स हैं, इसमें 18 मेंबर्स हैं। तो 18 कौन कौन से? पहले तो 10 आसियान मेंबर्स ही हैं, राइट। तो आसियान के कौन कौन से मेंबर्स? ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये सब क्या है, आसियान के मेंबर्स हैं। और इसके 8 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं इसमें ईस्ट एशिया समिट में, जिसमें आएगा इंडिया, इसीलिए इंडिया गया हुआ है। तो इंडिया इज व्हाट, डायलॉग पार्टनर इन दिस थिंग ईस्ट एशिया समिट में, राइट। एंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इसीलिए चाइना भी आया हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी आया हुआ, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये कौन सा, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया? सो दिस इज साउथ कोरिया, एंड रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सब क्या है, दी ऑल आर द मेंबर्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट। तो देखो क्वाड के सारे कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, इंडिया भी है और चाइना भी, यूएसए भी है। तो इसीलिए क्या, क्वाड की मीटिंग भी हो गई। आसियान के सारे मेंबर्स भी थे, इसीलिए आसियान की मीटिंग भी हो गई। तो साइड लाइन पे क्यों कर रहे, समझ रहे हो ना, क्योंकि सारे मेंबर्स अवेलेबल हैं, तो वो मीटिंग्स भी हो सकती है। And what is the role of ASEAN in East Asia Summit? तो ASEAN is basically the center of East Asia Summit। तो क्या है, this is called ASEAN centrality भी इसको बोलते हैं, because ASEAN ही एजेंडा सेट करेगा कि क्या क्या होगा, और ASEAN ही ईस्ट एशिया समिट को होल्ड करता है। तो सारा काम कौन करता है? आसियान ही करता है। तो इसीलिए इसको क्या है, ईस्ट एशिया समिट को क्या बोलते हैं, आसियान सेंट्रलिटी भी बोल सकते हैं।
क्योंकि सारा फोकस कौन है, सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, आसियान ही ले रहा है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ आसियान, राइट, तो ये आपने मुझे बताना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। Okay, so it is saying that the participating in the 21st East Asia Summit in Manila, External Affairs Minister S. Jaishankar said that global maritime channel must remain safe and unimpeded, right? And he's also called for dialogue and diplomacy in dealing with the crisis in the Persian Gulf and a political solution to the conflict going on in Myanmar. तो बहुत सारे जो related issues हैं उनकी बात करी गई, right? Okay, let's move on to the next news. And the कल हमने कहा था that floods आए हैं असम में and death toll has increased to 47 and approximately 7 lakh people are affected. तो you can realize कि कितने level की devastation people are facing there. राइट, एंड सिमिलर यू कैन सी कि गुजरात में भी क्या है, लाइक हैवी रेन के कारण 1200 पीपल रेस्क्यूड और एक पर्सन की डेथ हो गई है। तो ड्यू टू रेन्स, हैवी रेन्स, बहुत जगह पे हमें क्या अभी नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी उस दिन हमने देखा था फ्लैश फ्लड्स थे, अभी असम में भी फ्लड्स हैं। So let's move on to the next news, which is saying that escalation trap. So this is basically talking about the Iran and US crisis, and it is saying that the author is saying that डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने आप को क्या है एक एस्केलेशन ट्रैप में फंसा लिया है, और जब तक वो वे ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन से चेंज नहीं करेगा, दिस विल नॉट एंड इट्स वॉर विद ईरान। तो कहते हैं ही इज थिंकिंग कि ईरान के साथ ये जो उसका क्राइसिस चल रहा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिस कम्स टू एन एंड, तो उसके लिए क्या है, उसको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। आप हर बार इधर उधर मिसाइल अटैक करोगे एंड देन यू विल फील कि अच्छा इससे सॉल्व हो जाएगा, तो इससे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, बिकॉज वो भी काउंटर अटैक्स कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं हाउदीज ऑल्सो आर इन पिक्चर, लाइक दे आर ऑल्सो वॉट ब्लॉकिंग द रेड सी एंड स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेर, उन्होंने ईरान के कहने पे लाइक दे आर डूइंग एवरीथिंग। तो ये क्या है, वायलेंस से या अटैकिंग इधर से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है और निकलेगा भी नहीं। एट द एंड ऑफ डे you need to change your way, you need to mend your ways if you want a solution to this crisis. So this is what the author is also saying. So it is saying that Houthis has announced on July 20 a blockade on the ships using Saudi ports on the Red Sea. So they are saying that we are going to block this Red Sea, and then they are saying that the Houthis control much of Yemen's Red Sea coastline, right, overlooking the Bab el-Mandeb। ये सब आज हमने देखा है। सो वो एक आराम से एक ब्लॉकेड लगा सकते हैं इस चेक पॉइंट पे। सो सेइंग दैट अगर Houthis enforce a total blockade on the kingdom, Riyadh could face deeper economic disruption, right? तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। वर्ल्ड लेवल पे भी क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, एंड specifically for Saudi Arabia the problems can further increase. So it is saying that at this point Donald Trump is pursuing the same military tactics against Iran repeatedly, expecting different result. तो आप same चीज repeatedly करे जा रहे हो and you are expecting कि no this time result would be different, no this time result would be different। तो as such कुछ नहीं होगा। If you want a different result, you need to ensure कि आपके ways change हो। So you need to push for a immediate ceasefire and diplomacy। डिप्लोमेसी से ही इसका हल जो है, डायलॉग से ही सिचुएशन का हल होगा, अदरवाइज कोई हल नहीं होने वाला। जितने मर्जी मिसाइल अटैक करते रहो, वो भी उधर से रिटेलिएट ही करते रहेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अ रिसेंट अपडेशन इन द इकोनॉमिक सेक्टर में क्या है। द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज हैज बीन अपडेटेड। तो इसके बारे में समझते हैं। तो कोर इंडस्ट्री का जो इंडेक्स है दैट हैज बीन, तो गवर्नमेंट ने क्या बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं टू असेस द इंडियन इकोनॉमी, बी इट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दिस कंज्यूमर सीपीआई एंड दिस इज द डब्ल्यूपीआई, एवरीथिंग जो है, एंड दिस इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब का जो है अपडेशन किया है। उसी लाइन में इट हैज़ अपडेटेड व्हाट,
सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सबको क्या अपडेट किया, उसी लाइन में गवर्नमेंट हैज अपडेटेड द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, राइट। तो उसमें क्या क्या अपडेशंस आई हैं वो हम देखते हैं। सो लेट्स सी एक बार डिटेल में ऑल द अपडेशंस व्हिच हैज बीन डन टू दिस थिंग। So what are the key changes in the index of core industries? तो index of core industry में कुछ changes करी गई हैं वो याद रखना है। सबसे पहले बेस ईयर चेंज किया गया, राइट, with respect to which year you are going to take like calculate everything, वो चेंज किया गया। तो पहले बेस ईयर 2011 का था, अब अपडेट करके क्या रिसेंट 2022-23 has been the base year of this revised index of core industries, right। then एक नाइन्थ इंडस्ट्री, पहले क्या थी 8 core industries थी इसमें, दिस इंडस्ट्रियल इंडेक्स में। अब कितनी हो गई, अब इसने एक और ऐड कर दी तो कितनी हो गई 9। तो अब कितनी इंडस्ट्रीज हैं, सो 9th कोर इंडस्ट्री ऐड करिए, कौन सी, आयरन ओर। तो रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन ओर इंडस्ट्री इन द कंट्रीज इकोनॉमिक सेक्टर, तो इसीलिए क्या है इट हैज एडेड टू द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, राइट। एंड देन कुछ चेंजेस करें इन मेथडोलॉजी ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टील का इंडेक्स था पहले कैसे निकालते थे, इट वॉज कैलकुलेटेड ऑन द ग्रॉस प्रोडक्शन के कितना स्टील बन रहा है, लेकिन अब क्या है नेट प्रोडक्शन पे निकालेंगे। So you are going to now steel index is now based, sorry उल्टा बोल दिया मैंने, स्टील इंडेक्स इज नाउ बेस्ड ऑन ग्रॉस प्रोडक्शन एंड इंस्टेड ऑफ नेट प्रोडक्शन। तो आपको स्टील प्रोडक्शन का कौन सा डेटा यूज करना है, ग्रॉस लेवल पे कितना बन रहा है वो यूज करना है, राइट। देन ओनली रॉ कोल इज इंक्लूडेड, तो कोल का कौन सा फॉर्म यूज करना है, रॉ कोल कितना है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो डेटा यूज करना है। कोल मिडलिंग एंड वॉश्ड कोल्स को क्या है रिमूव कर दिया, अब इनको विल नॉट बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ दिस इंडेक्स। तो कोल मिडलिंग और वॉश्ड कोल का डेटा यूज नहीं करेंगे बिकॉज दिस वाज लेडिंग टू व्हाट, इट वाज लेडिंग टू व्हाट द डबल काउंटिंग। तो रॉ कोल को का कुछ हिस्सा ही वॉश्ड कोल में भी जाता था, राइट, तो वो क्या डबल दो बार काउंट हो रहा था, तो लाइक द डेटा विच वाज कमिंग वाज नॉट करेक्ट। तो एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए क्या है दिस स्टेप हैज बीन टेकिंग कि कौन सा कोल यूज करेंगे, रॉ कोल ही यूज करेंगे। एंड देन द कंबाइंड वेटेज ऑफ, पहले क्या था कंबाइंड वेटेज ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज थी, पहले कितनी थी 8 कोर इंडस्ट्रीज थी और उनकी कंबाइंड वेटेज कितनी थी 40% थी, किसमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। तो 40% of this index of industrial production was dependent on these 8 core industries। अब ये भी चेंज कर दिया गया, पहली बात तो कितनी इंडस्ट्री हो गई है 9 इंडस्ट्रीज हो गई हैं, राइट। और इसका जो कंबाइंड वेटेज काउंट होगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वो कितना है 32.88%। इसको भी लाइक क्या डिक्रीज कर दिया गया, रियलाइजिंग कि दूसरे इंडस्ट्रीज का भी क्या है इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट वेटेज है इन दिस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो दूसरी इंडस्ट्रीज भी अप्रोप्रिएट वे से कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी ओवरऑल वेटेज को क्या है डिक्रीज कर दिया है। तो क्या क्या किया याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस ईयर हैज बीन चेंज्ड। तो बेस ईयर क्या है 2022-23 हो गया। अब क्या है पहले 8 थी, अब कितनी हो गई 9 कोर इंडस्ट्रीज हो गई, कौन सी ऐड करी है आयरन ओर हैज बीन एडेड। तो आयरन ओर देन स्टील का जो डेटा है वो कौन सा यूज करेंगे ग्रॉस स्टील, कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो डेटा यूज करेंगे, तो ग्रॉस स्टील प्रोडक्शन का डेटा यूज करेंगे। और कोल्ड के फील्ड में क्या है रॉ कोल का डेटा यूज करेंगे टू एंश्योर कि डबल काउंटिंग नहीं हो। देन उसके बाद में क्या ओवरऑल वेटेज जो है डिक्रीज करके कितनी हो गई 32.88% हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ओके। एंड दिस इज अ टेबल मेंशनिंग ऑल द 9 कोर इंडस्ट्रीज। तो कौन कौन सी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, स्टील है, क्रूड ऑयल है, कोल। अब कौन सा लेना है रॉ कोल ओनली। आयरन और ये न्यू कैटेगरी है जिसकी परसेंटेज वेटेज कितनी है 4.9% के आसपास। देन इज सीमेंट
देन इज नेचुरल गैस एंड देन इज फर्टिलाइजर्स। तो आपको 9 के 9 याद होने चाहिए कि कौन कौन से आर द पार्ट ऑफ दिस कोर इंडस्ट्री। देन एक चीज आपको ये भी याद होनी चाहिए दैट मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, मिनिमम वेटेज किसका है, तो मिनिमम वेटेज इज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द मैक्सिमम इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो कितना है 30.9%। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, मिनिमम और मैक्सिमम वेटेज किसका है, न्यू कौन सा ऐड हुआ है, आयरन ओर हैज बीन न्यूली एडेड, तो एंड 9 के 9 के नाम भी आपको याद होने चाहिए, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है विद कॉन्टेक्स्ट टू इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। तो ये सब चेंजेस आई हैं मेथोडोलॉजी में और कुछ नई एंट्रीज यूज हुई हैं, तो उसके बारे में दिस डेटा दिस आर्टिकल इज टॉकिंग दैट बेस ईयर हैज बीन अपडेटेड, एडिशनल सेक्टर ऐड करा है, कौन सा, आयरन ओर अभी देखा, एंड रिवाइज वेटेज और मेथोडोलॉजीज वो सब क्या है करी गई है टू एंश्योर कि प्रॉपर जो डेटा है वो एग्जिस्ट करे और राइट हमारे पास पिक्चर आए, राइट इकोनॉमिक डेटा है, तो उसके लिए क्या अपडेशन करी गई है, बिकॉज 2011-12 बहुत पुराना बेस ईयर हो गया। Okay, let's move on to the next article, which is talking about warning signs for India from NATO's Ankara summit. तो NATO का summit हो रहा है कहाँ पे, अंकारा। अंकारा कहाँ में है, इट इज इन टर्की। तो टर्की का दूसरा नाम इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया, तुर्की। सो तुर्की में, तो तुर्की अंकारा में क्या है, नाटो का समिट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें वो कर रहा है दैट नाटो का जो समिट है इन अंकारा एंड इट इज सेइंग दैट इसमें कुछ चीज़ें 4 सब्सटेंसिव कमिटमेंट्स केम आउट ऑफ दिस समिट। तो नाटो के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ें ये कह रहा है कि कौन कौन सी लाइक सब्सटेंसिव कमिटमेंट्स हुई हैं। आई थिंक पहले नाटो के बारे में समझ लेते हैं, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि ये सब क्या हुआ है। सो लेट्स रीड अबाउट नाटो फर्स्ट। तो व्हाट इज नाटो? नाटो बेसिकली स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट नाटो। ये क्या है, याद रखना है, ये क्या है, ये एक मिलिट्री अलायंस है, एक मिलिट्री ग्रुप है जिसका एजेंडा क्या है, टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी। मतलब एक के ऊपर अटैक करोगे तो सब आ जाएंगे, तो एक दूसरे को कलेक्टिवली प्रोटेक्ट करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है, राइट। सो इट इज अ मिलिट्री अलायंस फॉर्म टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर कंट्रीज, राइट। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एन अटैक ऑन वन मेंबर इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज कलेक्टिव डिफेंस। तो कलेक्टिव डिफेंस के लाइक गोल के ऊपर ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है, ये कलेक्टिव जो है डिफेंस की बात करी गई अंडर आर्टिकल 5 ऑफ नाटो। आर्टिकल 5 ऑफ नाटो टॉक्स अबाउट कलेक्टिव डिफेंस, जिसमें वो कहता है कि अगर एक मेंबर पे अटैक करोगे तो सब लोग साथ में आ जाएंगे, तो इसको क्या माना जाएगा, आपने उस मेंबर पे अटैक नहीं किया, आपने नेटो पे अटैक किए। सो इट इज़ अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके मेंबर कंट्रीज दिखा रहा है, तो दीज आर द मेंबर कंट्रीज। तो यू कैन सी दैट इसमें कनाडा और यूएसए हैं और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज यूक्रेन एंड सी इट इज नॉट द मेंबर एंड हियर इट इज रशिया, राइट। तो ये सारे क्या है, दीज आर द मेंबर ऑफ नेटो। दिस इज तुर्की, इसके अंकारा में इस साल का समिट हो रहा है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। यू कैन रीड द नेम ऑफ ऑल द मेंबर्स। सो कब बना था, दिस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1949 में बना था एंड ट्रीटी वॉज साइंड इन वॉशिंगटन डीसी, इसीलिए इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं, राइट। एंड वाई वॉज नेटो फॉर्म्ड, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या लग रहा था, देयर वॉज अ ग्रोइंग टेंशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न यूरोपियन एंड सोवियत यूनियन। तो एक्चुअली क्या है, यूरोप और क्या है, सोवियत यूनियन जो अब क्या है रशिया, उस टाइम क्या था, यूएसएसआर था, डिसमेंटल होके क्या बन गया, रशिया। तो क्या उस टाइम पे इन पे क्या था, देयर वाज ग्रोइंग टेंशन, तो बहुत डर था यूरोपियन
यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, खास करके कि यूएसएसआर उनको क्या है एक्सपैंड करके उनको टेक ओवर ना कर रहे, उनके ऊपर कब्जा ना कर रहे, राइट. So there was a fear in the minds of Western European countries that Soviet Union might expand its influence in the Europe. तो इस चीज के लिए क्या है, to have a collective defense, the 12 countries formed this military alliance by the name of NATO, right. तो उस चीज को काउंटर करने के लिए. एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे याद रखना है, इसके हेडक्वार्टर्स आर इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम. एंड जब भी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे. आज कितने हो गए मेंबरशिप, 32 हो गए. याद रखना यूक्रेन इज नॉट द मेंबर. एंड लेटेस्ट एडिशन ये आपको पता होनी चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड कि लेटेस्ट कौन कौन से 2 कंट्रीज ऐड हुए हैं. तो लास्ट जो ऐड हुआ दैट इज स्वीडन इन 2024. एंड उससे पहले क्या है, फिनलैंड ने ज्वाइन किया था. एंड इन्होंने क्यों किया, बिकॉज व्हेन दे सॉ कि रशिया इज व्हाट अटैकिंग एंड ट्राइंग टू लाइक इन्वेड यूक्रेन, तो उस डर की वजह से इन्होंने क्या है कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, तो इन्होंने क्या है डिसाइडेड कि हम कलेक्टिव डिफेंस की तरफ मूव कर जाते हैं और लेट्स साइन नेटो, राइट. तो उसका नुकसान ये हुआ जो रशिया ने अटैक किया, दैट 2 more countries have joined NATO. So Article 5 is the heart of the NATO. एंड हमने डिस्कस कर लिया दैट आर्टिकल 5 क्या है. इट स्टेट्स दैट एक भी आप मेंबर कंट्री पे अटैक करोगे तो इट वुड बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स, और सब लोग उसको असिस्ट करने के लिए आएंगे, राइट. तो आज तक क्या आर्टिकल 5 की कभी यूज हुई, दैट कभी ये बोला गया कि दिस अटैक ऑन वन कंट्री इज कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल द नेटो मेंबर्स, और सब मिलके आए हों. तो यस, याद रखना, इट वाज इन्वोक ओनली वंस. अभी तक हिस्ट्री में एक ही बार इसको इन्वोक किया गया इन सितंबर 2001, जब 9/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, तो तब इसको इन्वोक किया गया था फॉर द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम, राइट. तो अलकायदा का जो अटैक था, बिन लादेन ने जो टेररिस्ट अटैक किया था 9/11 ऑन द वर्ल्ड ट्रेड टावर्स इन यूएसए, तो उसके अगेंस्ट ये है, they have invoked the article 5 of the NATO, right. Then this is also important, very very important. NATO में decision making कैसे होती है, तो NATO में decision is taken by consensus. NATO में decision majority वोट से नहीं होते. सब लोग yes बोलेंगे तो कोई काम पे जो है किसी एग्रीमेंट पे yes होगा, अदरवाइज एक भी मना कर देगा तो वो चीज़ नहीं होगी. So NATO decisions are taken by consensus, ये याद रखना. It is not taken by majority. So I hope this is clear. तो अभी देखते हैं कि what is happening in this NATO summit. तो NATO क्या है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री अलायंस है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज है जिसमें, और यूएसए और कनाडा भी हैं. और इनका एजेंडा क्या है कि कलेक्टिव डिफेंस करना है, राइट. तो बेसिकली क्या है, रशिया के काउंटर में ये बनाई गई थी नेटो, राइट. तो अभी ये समिट हुआ है, तो उसमें क्या क्या बातें हुई, तो कहता है 4 सब्सटेंसिव कमिटमेंट्स आई हैं. First, 32 NATO allies, too often divided by divergent objective and capacities, agreed on their ironclad commitment to their collective defense under the Article 5 of Washington Treaty. तो कहते हैं इस बार की सबसे पहली बात क्या देखने को मिली है कि उन्होंने फिर से क्या किया, जो है इस चीज़ पे अपना जो है कमिटमेंट दिखाई है कि yes we like believe in the Article 5, एंड जब भी कुछ ज़रूरत होगी तो we can what like invoke this, and they have like shown their commitment towards this ironclad क्यों बोले, because अभी तक कभी ये break नहीं हुआ है, right. So ironclad commitment to this collective defense, right. Then their second they are saying that second जो important commitment इसमें निकल के आई है, unanimous endorsement of the Hague Defense Commitment. ये जो हेग डिफेंस कमिटमेंट है, इसकी सभी ने क्या एंडोर्समेंट करी है. एंड व्हाट इज दिस हेग डिफेंस कमिटमेट, ये जो लास्ट ईयर क्या है मेंबर्स ने डिसाइड किया था दैट नेटो मेंबर्स आर गोइंग टू एलोकेट एटलीस्ट 5% ऑफ देयर जीडीपी टू द डिफेंस बाय 2035, राइट. तो क्या डिसाइड हुआ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है, द हेग डिफेंस कमिटमेंट. तो नेटो के बारे में जो आपको 2 चीज़ें अभी सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए, एक तो पता होना चाहिए आर्टिकल 5. आर्टिकल 5 किस चीज़ की बात करता है, कलेक्टिव डिफेंस की, राइट. क्वेश्चन इसी में से आएगा.
अब दूसरी किस चीज की बात कर रहे हैं, दिस हेग डिफेंस कमिटमेंट। तो ये हेग डिफेंस कमिटमेंट में क्या डिसाइड किया गया, सारे कंट्रीज एग्री करें किस बात पे कि वो क्या है, डिफेंस में जो स्पेंडिंग है बढ़ाएंगे और कितना कर लेंगे, 5% ऑफ देयर जीडीपी। तो सारे नेटो मेंबर्स क्या है, अपनी जीडीपी का 5% किस पे इन्वेस्ट करेंगे, डिफेंस पे करेंगे बाय 2035। तो धीरे धीरे क्या है, ये बढ़ा के वो अपनी जो स्पेंडिंग है इन द डिफेंस सेक्टर वुड बी इंक्रीज टू व्हाट, 5%। करंटली क्या थी, 2% थी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात तो ये हुई। थर्ड, नेटो डिक्लेयर्ड इट्स अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर द यूक्रेन इन डिफेंडिंग इट्स फ्रीडम, सुवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तीसरी बात इस अंकारा समिट में क्या हुई है, इट इज सपोर्टिंग ऑफ यूक्रेन। तो दे आर सेइंग कि आज भी हम क्या, चाहे यूक्रेन हमारा मेंबर नहीं है बट फिर भी क्या, वी आर प्लेजिंग कि हम इसको लाइक क्या ऑल टाइम सपोर्ट देंगे, राइट। एंड फोर्थ, इट इज टॉकिंग अबाउट building a high technology, high capacity European defense industrial base. So this is important, this is can be asked, so this can also be asked. So what it is talking about, DIB. What is DIB? DIB is Defense Industrial Base. So they are saying कि इतना ज़्यादा आप डिपेंड नहीं कर सकते हो यूएसए पे अपने जो है डिफेंस नीड्स के लिए। क्या यूरोप को क्या करना पड़ेगा, अपना हाई टेक्नोलॉजी और हाई कैपेसिटी वाला यूरोप बेस्ड एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी फर्म्स, फैक्ट्रीज, लेबोरेटरीज एग्जिस्ट करेंगी, जो कि किस पर्पस के लिए यूज होंगी, टू प्रोड्यूस द डिफेंस इक्विपमेंट्स जो उन लोगों को चाहिए। हर चीज़ के लिए आप यूएसए पे डिपेंडेंट नहीं रहो, यू वुड लाइक व्हाट सेटअप अ यूरोप वाइड डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस फॉर द क्रिएशन ऑफ व्हाट योर डिफेंस नीड्स। तो ये याद रखना, ये चौथी बात हुई। तो चार बातें कौन कौन सी हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टॉक अबाउट आर्टिकल 5 कि वी स्टिल गो बाय आर्टिकल 5। सेकेंड, इट टॉक्स अबाउट द हेग डिफेंस कमिटमेंट, जिसमें क्या है, जीडीपी का कितना करना है, 5% ऑफ जीडीपी करना है। थर्ड, इट टॉक्स अबाउट सपोर्टिंग यूक्रेन। एंड फोर्थ, इट टॉक्स अबाउट सेटिंग अप ऑफ DIB। एंड व्हाट इज दिस DIB, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस इन, कहाँ पे लगाना है, इन यूरोप में। तो क्या है, यूएसए पे डिपेंडेंस कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करी गई इन द अंकारा समिट। सो आई होप दिस इज समथिंग आपको जो क्लियर हो गया। सो अंकारा का जो फोकस था, इट वाज टर्निंग पॉलिटिकल कमिटमेंट्स इनटू द मिलिट्री कैपेबिलिटीज थ्रू इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड इनोवेशन। दिस वाज द फोकस ऑफ दिस थिंग ऑफ अंकारा समिट ऑफ नाटो। सो आई होप दिस इज क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं होगा दैट व्हाट इज नाटो एंड इस बार के समिट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी गई। सो आई होप द थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट इज द न्यूज रिलेटेड टू द रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने हैज मेड द राइट टू फुटपाथ, कि रोड्स पे फुटपाथ्स की जो राइट है कि फुटपाथ्स होने चाहिए, ये हमारी फंडामेंटल राइट बना दिया, हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात आ रही है दैट फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू वॉक ऑन सेफ ऑब्स्ट्रक्शन फ्री फुटपाथ एज अ फंडामेंटल राइट। तो क्या डिक्लेयर करा है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट हमारी ये फंडामेंटल राइट है कि हम सड़क पे अच्छे फुटपाथ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन फ्री है, सेफ है, उन पे वॉक कर सकें, राइट। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंसिडेंट हुआ है, कहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, टेकन प्लेस इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में क्या किया उन्होंने, टू लाइक इंश्योर की राइट टू फुटपाथ इज इंश्योर। तो उन्होंने क्या, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको स्टेट से क्या है, रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। सो द ड्राइव रिमूव 1000 ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स फ्रॉम द पेवमेंट्स एंड क्लियर्ड द एंक्रोचमेंट्स। तो एक तरफ तो देखें तो ऐसे वेलकमिंग स्टेप लगता है कि हाँ गवर्नमेंट क्या है, जो है फोकस कर रही है ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। जो सुप्रीम कोर्ट राइट्स की बात करती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स। बट ये एक साइड से सोचने वाली बात है, जब हम राइट्स की बात करते हैं तो सबकी राइट्स इंश्योर होने चाहिए। तो नो डाउट वी आर व्हाट ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट राइट टू फुटपाथ ऑफ द सिटीजन, बट स्ट्रीट वेंडर्स के भी कुछ राइट्स हैं, उसकी बात ये आर्टिकल कर रहा है। तो इट इज सेइंग दैट
While many welcome this initiative, it also raised question over whether the removal of the street vendors complied with the Street Vendors Act 2014. तो क्या वो कहते हैं ये जो उनको आपने एकदम से क्या है रिमूव कर दिया पेमेंट से, क्या ये इन लाइन विद है जो राइट्स उनको मिल रहे हैं अंडर द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014. सो दे आर सेइंग, आर यू ट्राइंग टू बैलेंस द जो राइट है वो पेडेस्ट्रियन के राइट्स टू वॉक को स्ट्रीट वेंडर्स के राइट टू लाइवलीहुड, इन दोनों को आप क्या बैलेंस कर पा रहे हो अगर आप उनको एकदम से ऐसे निकाल देते हो. तो दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट. तो बेसिकली क्या है, बैलेंसिंग चाहिए दोनों राइट्स की, राइट. सो वी नीड टू टॉक कि कौन कौन से राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द स्ट्रीट वेंडर्स अंडर द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट. तो क्या इसके बारे में डिस्कस करते हैं. So it was saying that why was Street Vendors Act enacted? तो क्यों इनेक्ट किया गया था? बिकॉज कोर्ट ने देखा था बार बार ऐसी चीजें हो रही थी और बहुत सारी जजमेंट्स में कोर्ट ने बार बार बोला है दैट दिस स्ट्रीट वेंडिंग इज अ लेजिटिमेट ऑक्यूपेशन अंडर आर्टिकल 19. तो आर्टिकल 19 बेसिकली क्या है, राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन की फ्रीडम भी देता है. तो उसमें स्ट्रीट वेंडिंग इज ऑल्सो considered as a occupation as per Supreme Court. So they are saying that street vending is also an occupation. कि आप सड़क पे ठेला लगा के सामान बेच रहे हो, वो भी क्या है, एक ऑक्यूपेशन है आपका. आपको राइट है, राइट टू ऑक्यूपेशन है आपको. कौन से आर्टिकल के अंडर, अंडर आर्टिकल 19 ही आपका फ्रीडम है, राइट. तो उसको इंश्योर करने के लिए क्या है, steps would be taken, but they are saying that while this is occupation right is protected under the article 19, it can be regulated in the public interest. क्योंकि क्या उससे ब्लॉकेज भी तो हो रही है, वो रास्ता भी ब्लॉक होता है. तो पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सेफ्टी को अगर ध्यान में रखें तो क्या इसको रेगुलेट भी किया जा सकता है. तो इस रेगुलेशन को क्या है, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया था द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड, कि उनकी लाइवलीहुड की भी प्रोटेक्शन हो लेकिन रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स भी हो. तो उस चीज़ के लिए क्या था, ये एक एक्ट आया था जिसमें ब्रॉड गाइडलाइंस बताई थी कि कैसे आपने स्ट्रीट वेंडिंग को क्या है ये जो है रेगुलेट करना है, राइट. तो बेसिकली क्या है, इट इज सेइंग दैट द एक्ट इज नाइदर एन एंटी एनक्रोचमेंट लॉ नॉर दैट इट गिव्स स्ट्रीट वेंडर्स अनरिस्ट्रिक्टेड राइट ओवर द पब्लिक स्पेसेस. तो कहते हैं ये एक्ट तो उनको कोई अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स नहीं दे रहा कि आप कहीं पे भी क्या है स्ट्रीट वेंडिंग करने लग जाओ, कहीं पे भी ठेला लगा के चीज जो है बेचने लग जाओ. तो इट इज लेइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हर सिटी को फॉलो करना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग हु कैन वेंड, where they can vend and when they can be removed or relocated. तो ये सारा प्रोसेस हैज बीन मेंशन्ड इन द एक्ट. लेकिन ये क्या हुआ, राइट टू फुटपाथ इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको एकदम से बोला उठो उठो सारे खाली कर दो और जबरदस्ती क्या है फोर्सफुली वो सारा खाली करवा दे. तो आपने जो प्रोसेस मेंशन था अंडर द एक्ट वो उसको फॉलो नहीं किया तो स्ट्रीट वेंडर्स के राइट्स तो डेफिनेटली हार्म हुए, राइट. तो क्या प्रोसेस प्रिस्क्राइब किया गया अंडर द एक्ट, तो वो देखते हैं. फर्स्ट स्टेप उसमें बोला गया कि किसी भी सिटी को क्या करना है, इट हैज़ टू कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड, अ कमेटी जिसका नाम है टाउन वेंडिंग कमेटी. तो पहला स्टेप है एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनानी है जिसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स आएंगे, पुलिस भी कुछ पुलिस के ऑफिसर्स भी आएंगे, प्लानिंग अथॉरिटीज़ के मेंबर्स भी आएंगे, लोकल रेजिडेंट्स भी आएंगे एंड इवन स्ट्रीट वेंडर्स भी आएंगे. तो अप्रॉक्सीमेटली 40% मेंबर्स ऑफ दिस टाउन वेंडिंग कमेटी वुड बी व्हाट स्ट्रीट वेंडर्स होंगे. तो एक कमेटी बनानी है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, बीट पुलिस, बीट प्लानिंग मेंबर्स, प्लानिंग अथॉरिटीज़ के मेंबर्स भी, वहाँ के लोकल लोग जो रेजिडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं और स्ट्रीट वेंडर्स जिनके बारे में ये बात करेगा उनको सबको इसमें क्या है मेंबरशिप देनी है. अब इस स्ट्रीट वेंडिंग का काम क्या होगा, राइट. इट इज द आइडिया इज दैट डिसीजन इफेक्टिंग वेंडर्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट वेंडर्स हैविंग अ सीट एट टेबल. तो उनको भी बिठाओ, उनके साथ डिस्कस भी किए बिना हमने डिसीजन नहीं लेना, इसीलिए उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिए, राइट. तो इस कमेटी का काम क्या है, टाउन वेंडिंग कमेटी का काम क्या है, इसका पहला काम है टू सर्वे ऑल स्ट्रीट वेंडर्स. तो एक सर्वे करनी कि
पूरी लिस्ट तैयार करनी कि हमारी सिटी में कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी पूरी जो है लिस्ट रेडी करनी। द सर्वे इज मेंट टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग वेंडर्स बिफोर द अथॉरिटीज डिसाइड हु कैन कंटिन्यू वेंडिंग एंड अंडर व्हाट कंडीशन। तो पहला काम है अंडर द एक्ट एक स्ट्रीट दिस टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना। उसका काम क्या है? सर्वे करना, सर्वे करके पूरे स्ट्रीट वेंडर्स की लिस्ट बनाना, राइट। अब उसके बाद क्या करना है? इट स्टेट्स दैट नो स्ट्रीट वेंडर शुड बी एविक्टेड और रीलोकेटेड अंटिल द सर्वे हैज बीन कंप्लीटेड। जब तक ये सर्वे कंप्लीट नहीं होता उस टाउन में, उस सिटी में, तो किसी भी स्ट्रीट वेंडर को जहाँ पे वो क्या है ठेला लगा के अपना सामान बेच रहा है, आपने उसको वहां से इविक्ट नहीं करना और ना ही रीलोकेट करना, राइट, until the survey has been completed and certificates of vending had been issued। तो सर्वे के बाद जितने भी वेंडर्स लीगल लेजिटिमेट है उनको क्या अपने सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग देना है। उस पर क्या मेंशन होगा कि आप कहाँ जो है अपनी जो ठेला लगा सकते हो, राइट। तो उसमें आपकी लोकेशन स्पेसिफाइड होगी, उसमें आपको परमिशन दी गई होगी इस वेंडिंग सर्टिफिकेट में, और स्पेशल कंडीशंस मेंशन करे होंगे कि आप क्या है किस कंडीशंस में यहाँ पे स्ट्रीट वेंडिंग कर सकते हो। तो वो सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रीट वेंडर को दी जाएगी। जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता आप किसी को रिलोकेट नहीं कर सकते, राइट। Then it is saying that the act does not prohibit the removal of street vendors। तो कहता है वो रिमूवल के लिए मना नहीं कर रहा है, बट इट इज प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर वे, जो एक प्रोसेस बता रहा है कि आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हो, तो उस प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। तो वही यहाँ पे मिसिंग हुआ। दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़ दैट बैंगलोर में फुटपाथ राइट्स को तो इम्प्लीमेंट करने के लिए एकदम से लिया गया स्टेप्स, बट एट द सेम टाइम स्ट्रीट वेंडर्स के जो राइट है उसको क्या है बाईपास किया गया, राइट। सो देयर नीड्स टू बी द बैलेंस ऑफ प्रेमिसी ऑफ वन राइट ओवर अदर नहीं होना चाहिए। राइट्स ऑफ एवरीवन आर इक्वल एंड एवरीवन इज द इक्वल सिटीजन ऑफ द कंट्री, राइट। तो सबको क्या है सबके राइट्स इंश्योर होने चाहिए। दिस इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, दिस इज न्यूज फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्टर। एयरलाइन के सेक्टर से एक न्यूज है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इंडिगो एंड एयर इंडिया अपोजेस अडानीज एयरलाइन एंट्री। तो बेसिकली क्या है, द अडानीज इज ऑल्सो प्लानिंग टू व्हाट मूव इनटू दिस एयरलाइन बिजनेस। तो जिसके लिए वो क्या है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट गवर्नमेंट टू रिमूव क्रॉस ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस दैट करंटली लिमिट्स द एयरलाइन ओनरशिप इन एयरपोर्ट्स। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस क्रॉस ओनरशिप रिस्ट्रिक्शन? तो बेसिकली क्या है, इंडिया में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि अगर आपका कुछ सर्टेन शेयर है किसी एयरलाइंस में तो आप एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आपका कुछ सर्टेन परसेंट शेयर है एयरपोर्ट्स में तो आप क्या है एयरलाइन इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। तो दोनों में आप सेम टाइम पे नहीं हो सकते कि आप एयरलाइन इंडस्ट्री में भी हो और आप एयरपोर्ट इंडस्ट्री में भी हो। तो हर एयरपोर्ट में कुछ क्या है एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ओनरशिप रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि अगर आपकी उतनी ओनरशिप है उस एयरपोर्ट में तो आप क्या है एयरलाइन के बिजनेस में नहीं जा सकते, राइट। तो बेसिकली क्या है अडानी ग्रुप क्या है अब यही चाह रहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं इसको क्या ईज किया जाए, इसको रिमूव किया जाए, सो दैट दे कैन ऑल्सो कम इन द एयरलाइन बिजनेस, राइट। तो अभी एग्जाम्पल में वो बता रहे हैं जैसे नोएडा का जो नया एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट, और जो मुंबई का एयरपोर्ट है, राइट। इन दोनों में क्या है, अगर आपका 26% किसी शेयर एयरलाइन में शेयर है तो आप क्या है एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आपका दिल्ली और मुंबई में अलग गाइडलाइंस, उसमें क्या है अगर क्या है आपका 10% शेयर है तो आप एयरलाइंस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हो कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल अगर नोएडा के केस में इट इज सेइंग दैट अगर आपका 26% शेयर है एयरलाइंस में, किसी भी एयरलाइन में, तो आप क्या है एयरपोर्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एंड ऐसे ही दिल्ली में वो बता रहे हैं, दिल्ली में ये कैप क्या है और कम है,
तो दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट के केस में अगर आपका 10%, दिल्ली एयरपोर्ट कहता है अगर आपका 10% शेयर है किसी एयरलाइन में तो आप दिल्ली एयरपोर्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं? टू एंश्योर हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट, की मोनोपोली ना हो जाए दोनों एयरलाइन और एयरपोर्ट्स में, और क्या है कंज्यूमर्स को अल्टीमेटली क्या है इसका नुकसान हो जाए, तो इट इज व्हाट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शो करता है, राइट। तो इसीलिए क्या है कि क्रॉस ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या है इज प्लानिंग टू ईज दीज रिस्ट्रिक्शन, दैट इज व्हाई दिस आर्टिकल इज इन न्यूज। कल के न्यूज़पेपर में भी इट वाज टॉकिंग कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि ये जो क्रॉस ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस हैं इसको क्या है ईज किया जाए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस चीज के बारे में ये बात कर रहे हैं। This was all from my side today. If you have any doubt, feel free to ask in the comment section. और जितने भी questions पूछे गए हैं उनका answer देना है। And now I'm going to I have framed certain questions from today's class. तो आपने उनका answer comment section में देना। I will just show you the questions. So हर slide को I will show you. You pause the video, read the question and then answer in the comment section. So first question is, which organization is responsible for verifying that civilian nuclear programs are not diverted for military purposes? This is the first question. 4 options हैं आपके पास. Then second question is related to the Pushkaram festival जो आज हमने discuss किया. So आपने बताना है what is the right answer. थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम द बबल-मंडेव स्ट्रेट, तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये कल की क्लास में भी मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा था, आज क्विज में आ गया, तो इसका आंसर आपने देना। फोर्थ इज रिलेटेड तो यूएस सऊदी की जो सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुए उसके रिलेटेड है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सबरीमाला गोल्ड इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन केस। तो इसके आपने आंसर्स स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं और इनके राइट आंसर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुमारोज क्लास। सो हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, स्टडी वेल।